सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी जानकारी के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक से कहा है कि हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। इस पर स्टेट बैंक ने कहा कि हम हर जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, आज भी सुनवाई, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक से कहा है कि हमें पूरा ब्यौरा देने को हमने कहा था कि पूरा ब्यौरा हमें दीजिए, एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है। लेकिन इस पर आगे स्टेट बैंक ने कहा कि हम हर जानकारी देने के लिए तैयार हैं और इसी को लेकर सुनवाई जारी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे किस बात का जिक्र किया वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको आदेश समझना चाहिए था, हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, चुनिंदा जानकारी नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और क्या अपडेट्स इस खबर को लेकर? देखिए, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि एसबीआई की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें बॉन्ड नंबर देने को लेकर के स्पष्टता नहीं थी और इस वजह से वो बॉन्ड नंबर नहीं जारी किए गए थे। लेकिन अब क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हम वो जानकारी भी जो है चुनाव आयोग को दे दे, तो वो हमको उसमें भी देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एसबीआई अपनी तरफ से यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले भी किया गया था, अभी भी किया जाएगा। इस सबके बीच में अब मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि स्पष्टता नहीं थी तो हम आदेश देते हैं कि एसबीआई बॉन्ड नंबर भी बताए और अपने पास रखे किसी भी तरह की जानकारी को छुपाए नहीं, और जो भी जानकारी एसबीआई के पास में है वो पूरी जानकारी चुनाव आयोग को बताए। जिस पर एसबीआई के जो वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने ये कहा है कि लेकिन मीडिया में और दूसरी जगहों पर हमें गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि हम जानकारी छुपा रहे हैं, जबकि हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका उसी हिसाब से पालन कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब हरीश साल्वे की एक और नई दलील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई जानकारी छुपाने में कोई किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है, हम सब उपलब्ध करवा देंगे। यानी कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को यह बता रहा है कि लगातार एसबीआई को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि एसबीआई जानकारी छुपा रहा है, एसबीआई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसी का पालन कर रहा है। पहले के आदेश में इस बात को लेकर के स्पष्टता नहीं थी कि बॉन्ड नंबर देना है या नहीं देना है, या जो किस तरीके से जो है चीजें रखनी है। लेकिन जो जानकारी थी उसके हिसाब से एसबीआई ने उस दौरान किसने बॉन्ड खरीदा, कब खरीदा, कितने पैसे का खरीदा, किस राजनीतिक दल ने उसको लिया और कितना जो है और कितना पैसा राजनीतिक दल के खाते में गया, ये तमाम जानकारियां दे दी थी। और इसी वजह से जो हरीश साल्वे एसबीआई के वकील, उन्होंने कहा कि हमको ऐसा लगा था कि बॉन्ड की तारीख आप बतानी है, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम बताना है, कितने पैसे का खरीदा है और किस पार्टी ने उसको कैश करवाया है, वो ब्यौरा देना है। और वो ब्यौरा हमने दे दिया था क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को बताना था कि उन्होंने किससे कितना चंदा लिया है, और ये जानकारी सी लिफाफे में भी कोर्ट को भी दे दी गई थी, इसलिए ये जानकारी सामने आ जानी चाहिए थी। यानी कुल मिलाकर के लगातार जो है एसबीआई की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि हम कोई जानकारी छुपाना नहीं चाहते हैं और जो भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट चाहता है हम वो चुनाव आयोग को दे देंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आई है सुनवाई के दौरान। पहले जो है मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले आपने बताया था कि ये जो जानकारी दो अलग अलग जगह है। पहली जगह जहां पर जो दानदाता है उसका नाम और उसने किस बॉन्ड को खरीदा है और कितने पैसे का खरीदा है, और दूसरी जगह पर एक लिफाफे में ये जानकारी है कि किस राजनीतिक दल ने उसको एनकैश करवाया है और कितने अमाउंट का करवाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से यही जानना चाहा कि क्या अब आप ये कहना चाहते हैं कि बॉन्ड नंबर तीसरी जगह पर रखे हुए थे, जिस पर हरीश साल्वे जो कि एसबीआई के वकील हैं उन्होंने कहा जी नहीं, बॉन्ड के नंबर भी उसी लिफाफे में मौजूद हैं जो कि दानदाताओं का है। यानी कि एक तरह से लगातार ये बताने की कोशिश है कि हम कोई जानकारी छुपा नहीं रहे और जो भी जानकारी हमारे पास में है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सब मुहैया करा दी जाएगी। जी, लेकिन अंकित, अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो किस किस याचिका को लेकर चल रही है, कब तक ये सुनवाई चलेगी और क्या क्या ऐसा डेटा है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद लग रहा है कि सब क्लियर हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? क्योंकि कई ऐसी जानकारी है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एसबीआई जानकारी छुपा रही है। तो क्या ये जो अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है इसके बाद कुछ क्लियर हो पाएगा?
देखिए, साफ तौर पर जो है एसबीआई के ऊपर आरोप यही लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली जो है सुनवाई हुई थी जब 12 तारीख को, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 11 तारीख को सुनवाई हुई थी, एसबीआई से कहा था कि वो तमाम जानकारियां चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग अगले दिन उसको अपलोड करे। तो चुनाव आयोग ने उसका पालन करते हुए वैसा किया भी। 15 तारीख जो तारीख थी उससे पहले 14 तारीख को अपलोड कर दिया। उसके बाद में कल भी चुनाव आयोग ने एक डेटा अपलोड किया जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से जमा था सीएल कवर में, जो कि जो 2018 से लेकर के 2019 के दौरान जो चंदा मिला था राजनीतिक दलों को, उससे जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में एसबीआई लगातार ये बता रहा है कि देखिए, हमारे पास जितनी जानकारी थी हम सब देने को तैयार है। और इसी वजह से हमारे ऊपर ये जो आरोप लग रहा है कि एसबीआई जानकारी छुपा रहा है, वो पूरी तरह से निराधार है और वो कोर्ट को यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक बार जो है एसबीआई के जो वकील हैं उन्होंने यही दोहराया है कि एसबीआई अपने पास में कोई जानकारी छुपा नहीं रही है। और इतना ही, यहाँ पर जो है जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसबीआई जो गुमराह कर रही है, कोर्ट को गुमराह कर रही है, चुनाव आयोग को जानकारी नहीं दे रही है, वो पूरी तरह से जानकारियां गलत हैं। और रही बात जो जानकारी जो दी जा रही है उसको लेकर भी जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो भी जो है गलत है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो अपनी तरफ से दलील क्या दे रहे हैं? उनका कहना है कि मैं साफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आदिश अग्रवाल, जो इस मामले में एक और जो है वकील आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये उनका जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो एक और याचिका लगाई गई है ये कहते हुए कि जो चुनावी जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है। तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो ये कह रहे हैं कि हम इससे जो इत्तेफाक नहीं रखते और हमारा जो है सरकार का इस याचिका से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का काम है कि काले धन पर लगाम लगाए और हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सॉलिसिटर जनरल ने जो कहा है, वहां पर उन्होंने कहा है कि जो है जज अलग अलग रहते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि उनके फैसले की आड़ में किस तरह से दूसरों को बदनाम करने का अभियान चलाया जाता है। जो यहाँ याचिका करते हैं वो बाहर जाकर गुमराह करने वाला इंटरव्यू देते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाता है, कुछ सेफगार्ड की जरूरत है, ये सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल भी एक तरह से जो एसबीआई के वकील है उसी बात को जो दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया में सामने आकर के सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग ये दिखाते हैं कि देखिए जानकारियां छुपाई जा रही हैं, सरकार के इशारे पर छुपाई जा रही हैं, बीजेपी को इतना फंड मिला या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को इतना फंड मिला। तो ये सारी चीजें गुमराह करने वाली हैं। जो भी तथ्य हैं वो आपके सामने हैं और इस पर गुमराह और राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं हम आज अपने आदेश के अमल पर विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्थिति के लिए हम तैयार रहते हैं। यानी कि कुछ हद तक जो मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है वो भी एसबीआई और सॉलिसिटर जनरल ने जो बातें कही हैं उससे इत्तेफाक जरूर रखते हैं, लेकिन वो उन्होंने पहले भी साफ कर दिया है कि हम अपने पिछले आदेश में अगर कहीं पर स्पष्टता नहीं थी उसको और ज्यादा क्लियर कर देते हैं और आपको बॉन्ड के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। तो फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन एसबीआई और केंद्र सरकार की माने तो वो इस मामले में कोई भी जानकारी छुपाना नहीं चाहते। खासतौर पर एसबीआई का ये कहना है, वही मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि जो भी जानकारी आपके पास है वो चुनाव आयोग को दीजिए और वो सार्वजनिक होना जरूरी है। जी, लेकिन अंकित, ऐसे में दो सवाल उठते हैं क्योंकि जिस बॉन्ड नंबर का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड नंबर को लेकर पूरी जानकारी नहीं है, तो ये कंफ्यूजन की स्टेट कहां पर आती है कि एसबीआई कह रहा है कि हमने तो पूरी जानकारी दी, हमने कोई जानकारी छुपाई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बॉन्ड नंबर से जुड़ी जानकारी छुपाई जा रही है। और चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर पूरा डेटा अपलोड किया गया था बीते कल। तो क्या अब आज ये सुनवाई होगी, ऐसा माना जाए कि कोई ना कोई नया जो डेटा है वो भी अपलोड किया जा सकता है इससे संबंधित? तो जितना जो मुझे समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर जो है चुनाव आयोग वो लगभग सारा डेटा अपलोड कर चुका है जो एसबीआई को देना था। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है, वो ये है कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, जिसने खरीदे हैं और जिसने एनकैश करवाए जिस राजनीतिक दल में, अभी आपको ये नहीं पता चला उसको देखने के बाद में। एक उदाहरण के तौर पर एक कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जो है 10 करोड़ का और एक राजनीतिक दल ने वो 10 करोड़ रुपए का वो बॉन्ड एनकैश करवा लिया। लेकिन आप पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि फला कंपनी ने जो बॉन्ड खरीदा था वही बॉन्ड इस राजनीतिक दल को मिला और उसने वो एनकैश करवाया। क्यों? क्योंकि आपके पास में ऐसा कोई नंबर नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर अगर हमको पता होता कि एक नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है इस कंपनी ने 10 करोड़ का और एक नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है इस राजनीतिक दल को जिसने इसको एनकैश करवाया है, तो आपको पता होता कि यही इलेक्टोरल बॉन्ड है जो कि इस राजनीतिक दल ने एनकैश करवाया है।
लेकिन आज की तारीख में आपके पास में हजारों की संख्या में डेटा तो जरूर मौजूद है, एंट्रीज जरूर मौजूद है आपको, लेकिन ये नहीं पता कि क्या जो फला कंपनी ने पैसा दिया है क्या वो एक राजनीतिक दल को गया है, क्या वो अलग अलग राजनीतिक दल को गया है, कितना हिस्सा उसमें से। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं जो बात करूं तो एक जो है अगर कंपनी है एक्स कंपनी ने टोटल 100 करोड़ का राजनीतिक चंदा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100 करोड़ एक ही राजनीतिक दल के पास गया है। मुमकिन है उस 100 करोड़ में से 40-50 करोड़ हो सकता है एक कंपनी के पास गया हो, एक राजनीतिक दल के पास गया हो, और 40-50 करोड़ में से बाकी राजनीतिक दलों को भी पैसा गया हो। लेकिन अभी जो मीडिया में जो या सोशल मीडिया पर जो जानकारियां आ रही हैं वो ये आ रहा है कि एक ही राजनीतिक दल को पूरा पैसा गया, जिसका बात का जिक्र जो है एसबीआई भी कर रही है। तो साफ तौर पर अभी ये नहीं पता है कि कौन से इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किस राजनीतिक दल को उसमें से कितना पैसा गया या कितना पैसा उस कंपनी ने एक राजनीतिक दल को दिया। तो उससे ये स्पष्टता आ सकती है। इस सबके बीच में यहाँ मुख्य न्यायाधीश का आदेश आने लगा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने एक अंतरिम आदेश में साफ किया था कि जो चंदा दिया जा रहा है उसकी जानकारी सार्वजनिक होना हमारे अंतिम आदेश के अधीन होगा। यानी कि हमने एक अंतरिम आदेश दिया था जिसमें साफ किया था कि जो भी चंदा दिया जा रही है, बात हो रही है 2019 के आदेश की, वो इंटरिम ऑर्डर जो समय दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो फाइनल जजमेंट होगा उसके आधार पर तय होगा। तो अभी जो मुख्य न्यायाधीश अपना आदेश एक तरह से बता रहे हैं या अभी जो सुनवाई चल रही है, अंकित मैं आपको रोक रही हूँ, वापस आपके पास मैं लौट रही हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राजनीति के मैदान में क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या रिएक्शंस है, पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। जब आप कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं पॉलिटिकल फंडिंग का, तो सब पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा उसके अंदर। मगर ये कानून बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, कांग्रेस के पास ईडी या इनकम टैक्स तो नहीं है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ता है और कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती हैं। जाहिर सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस को देके या तृणमूल कांग्रेस को देके या किसी और पार्टी को देके एजेंसीज को आप प्रभावित नहीं कर सकते। और जिस तरीके से छुपा रही है केंद्र सरकार, कोर्ट में भागती हुई नजर आ रही है, इससे पता चलता है दाल में काला है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ी क्या कमी है कि कानून ऐसा बनाया है कि डोनेट करने वाला या चंदा देने वाले का आप पता नहीं जान सकते, नाम नहीं जान सकते। ये किसने किया? बीजेपी ने किया। ऑब्जेक्शन चंदा के ऊपर नहीं है, चंदा देने वालों का नाम नहीं पता लगना चाहिए, जो गुप्त रखना चाहिए। चंदा फिरौती के रूप में लिया गया, रेड मार करके चंदा लिया जा रहा है। हम उसके विरुद्ध है। चंदा ठेका दे के लिया जा रहा है, उसके विरुद्ध। ये देश का सबसे बड़ा एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा घोटाला कुछ हो ही नहीं सकता है। और बीजेपी तो बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू को भी लाभ पहुंचा रही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया जेडीयू ने कि 10 करोड़ लिफाफे में बंद करके किसी ने दे दिया, अज्ञात लोगों ने। अब इससे बड़ा खुलासा और क्या हो सकता है कि किस बड़े पैमाने पर इसमें घपला घोटाला हुआ है। तो भ्रष्टाचार पर चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल। अंकित सीधे हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, आप 2019 का जिक्र कर रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और साथ में देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस आप भी सुन रहे थे। ये एक मुद्दा उठ गया है चुनाव से पहले, जिसको लेकर सभी पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, एसबीआई को कटघरे में। यानी कि कुल मिलाकर अब जो ये मुद्दा है ये राजनीति की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति तो इसको लेकर के जमकर हो ही रही है। और उसमें भी जो है जो जिस बात करते कि एक तरह से एसबीआई ने भी कोर्ट में किया है, एसबीआई के वकील ने वो यही कहा है कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम जानकारी छुपा रहे हैं और किसी एक राजनीतिक दल को, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी एक राजनीतिक दल को उसका फायदा पहुंच रहा है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के हम तमाम जानकारियां देख रहे हैं, या जो विपक्षी दल हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी के पास पहुंचा है। इस तरीके
तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो भी हम सुनवा भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये भी बता देना जरूरी है कि ये जो टोटल पैसा मिला है, ऐसा नहीं है कि उसका पूरा हिस्सा यानी 100% हिस्सा सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को गया है। जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जैसे कि हमारे पास जो जानकारी सामने आई है, अब तक की जो जानकारी है वो तो यही बता रही है कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सी राजनीतिक दल है, वो तृणमूल कांग्रेस है। तीसरे नंबर पे कौन सा राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बीजेपी को हिस्सा मिला है, हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब तक की जानकारी के मुताबिक करीबन 50% इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया है वो जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, उसके पास में गया है। लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के पास भी हिस्सा आया है, पैसा मिला है। तो ये कह देना कि सिर्फ एक ही जो है राजनीतिक पार्टी को पूरा पैसा मिला है, वो भी गलत है, जिस बात का जिक्र एक तरह से एसबीआई ने किया है। अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपना आदेश लिखवा रहे हैं, लेकिन सबके बीच में प्रशांत भूषण जो एक और वकील है इस मामले में, जो ये लगातार कह रहे थे कि जानकारी छुपाई जा रही है। अंकित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। बड़ी जानकारी ये है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक से कहा है कि हमने पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। इस पर स्टेट बैंक ने आगे कहा कि हम हर जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को सीधी फटकार लगाते हुए ये कि हमने पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, पूरा खुलासा करिए। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है ग्राउंड से, क्योंकि सुनवाई चल रही है, क्या अंदर खाने कुछ जानकारी मिल रही है, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, सबके बीच में जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने भी एक जो है अपनी तरफ से मांग रखी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो एसबीआई ने जो डाटा जो है चुनाव आयोग को दिया है और जो है उसको जो पब्लिक डोमेन में डाला गया है, यानी कि सार्वजनिक किया गया है, उस जो है डेटा में भी कुछ अंतर आ रहा है। मुमकिन है कि ये इस वजह से आ रहा हो कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पहले खरीदे गए थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आदेश की तिथि है उससे जो पहले खरीदे गए थे वो बाद में एनकैश करवाए गए हो। इस वजह से मुमकिन है कि वो अंतर आ रहा हो, या फिर जिन लोगों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के रखे थे लेकिन वो एनकैश नहीं हुए हैं और इस वजह से मुमकिन है कि वो डेटा में एंटर आ रहा हो। तो इस तरीके की बात जरूर कही गई है, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश अपना आदेश लिखवा रहे हैं और जो मुख्य न्यायाधीश का आदेश है उसकी जो जानकारी सामने आनी शुरू हो गई है। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से खबर है कि हमने एसबीआई को खरीदे गए और कैश कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा देने को कहा है। ये बात कही है मुख्य न्यायाधीश ने कि हमने एसबीआई से कहा था कि जो बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और जो एनकैश करवाए गए उनकी जानकारी जो है चुनाव आयोग को दें। इस सबके बीच में ये जानकारी 12 अप्रैल 2019 से दी जानी थी। इस तारीख को पीछे ले जाने का आवेदन हम खारिज करते हैं। ये लीजिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि 12 अप्रैल 2019 से पहले भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है पैसा दिया गया है, जिस पार्टी को मिला है, वो जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए, तो उस याचिका को तो जो है सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश का यही कहना है कि हम उस मांग को खारिज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम करेंगे तो फिर ये तो जानकारी बढ़ती जाएगी। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि 2017 में ये मॉडिफिकेशन हुआ था, उसके बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा जो है राजनीतिक दलों को आ रहा था और इसी वजह से जो तमाम जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग और एसबीआई की प्रक्रिया के ऊपर, वो ये कह रहे थे कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिलना शुरू हुआ है उस कानून के बाद से जिसको असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो तमाम जानकारी आनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी के अपने आदेश में उसको खारिज कर दिया है। लगातार मुख्य न्यायाधीश अपनी ये बात रख रहे हैं कि देखिए, इसमें कोई जो है स्पष्टता को लेकर के कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या हमने कहा था, क्योंकि हमारा आदेश साफ था कि पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। ये लीजिए, दूसरा जो आदेश का दूसरा हिस्सा सामने आया है। 15 फरवरी 2024 को हमने एसबीआई को ब्यौरा देने को कहा ताकि मामले को तार्किक परिणाम तक पहुंचाया जा सके। हमने 11 मार्च को भी एक आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये बता रहा है कि हमने 15 फरवरी को एक आदेश दिया था। 15 फरवरी में ये कहा था कि आप जो है चुनाव आयोग को ये जानकारी दीजिए। उसके बाद में जब वो जानकारी नहीं दी गई, हमने 11 मार्च को एक और आदेश दिया। तो 11 मार्च के आदेश के बाद में चुनाव आयोग को वो जानकारी दे दी है एसबीआई ने 12 तारीख को और 14 तारीख को, और चुनाव आयोग ने उसको जो है अपलोड कर दिया है। तो ऐसे में अब जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि अगर उसमें भी कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सार्वजनिक नहीं हुई है, खास तौर पर हम बात कर रहे हैं कि वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा यानी कि वो नंबर जिससे कि ये पता चल सके कि किस जो है व्यापारिक घराने ने, यानी किस कंपनी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस राजनीतिक दल को दिया जिसने उसको एनकैश करवाया, वो जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट आज के अपने आदेश में उसको साफ तौर पर कहे कि हम अपने आदेश में भी ये लिखवा रहे हैं कि आपको वो जानकारी देनी होगी। हालांकि
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसको लेकर के पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, और अगर है तो हम फिर से साफ कर रहे हैं कि आपको वो जानकारी देनी होगी। जिस पर एसबीआई के वकील ने कहा कि जी हाँ, हम भी जो जानकारी कोई छुपाना नहीं चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही हम अमल कर रहे थे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो जानकारी भी दी जाए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। जी अंकित, लेकिन जिस न्यूमेरिक नंबर का जिक्र बार बार हो रहा है, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आप उन्हें एक बार फिर से ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि एसबीआई भी साथ साथ ये क्लियर कर रहा है कि हम पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं, हम खुद कुछ नहीं छुपाना चाहते हैं। तो ये जो यूनिक नंबर का जिक्र हो रहा है, ये यूनिक नंबर क्या है और इसको लेकर एसबीआई का तर्क क्या है सुप्रीम कोर्ट की फटकार को लेकर? पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला लिखा जा रहा है उसका जो एक लेटेस्ट पॉइंट सामने आया है आदेश का जो है, उसमें वो बता देता हूं कि हमने बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी देने को कहा है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसमें बॉन्ड नंबर नहीं बताया है, यानी कि आपने बाकी सारी जानकारी दे दी लेकिन बॉन्ड नंबर नहीं बताया। अब अपने दर्शकों को एक बार फिर से समझा देते हैं कि आखिर ये बॉन्ड नंबर जिसको लेकर के पूरा इस समय मामला चल रहा है वो है क्या। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं अपने दर्शकों को कि एक एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने एक बॉन्ड खरीदा है, उदाहरण के तौर पर नंबर 1 का बॉन्ड, 1 नंबर का बॉन्ड खरीदा एक्स कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का। लेकिन क्या वो 1 नंबर का बॉन्ड किस राजनीतिक दल को दिया गया है आज की तारीख में आपको ये नहीं पता। आपको ये तो पता है कि एक जो वाई राजनीतिक दल है उसने वो 10 करोड़ का बॉन्ड एनकैश करवा लिया है, लेकिन क्या वो इसी कंपनी का, यानी कि 1 नंबर का जो बॉन्ड है, क्या वो एक्स कंपनी वाला ही बॉन्ड एनकैश करवाया है, या फिर हो सकता है कि 5 नंबर का एक कोई बॉन्ड हो जो कि किसी ए कंपनी ने दिया हो, वो उसने एनकैश करवाया हो। तो अभी यही नहीं पता चल रहा है कि किस कंपनी ने जो बॉन्ड खरीदा है वो कौन से राजनीतिक दल को दिया। अंकित, मैं रोक रही हूं, आपको बड़ी जानकारी मिल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च शाम को 5 बजे तक एसबीआई पूरी जानकारी दे चुनावी बॉन्ड पर। सुनवाई खत्म, 21 मार्च तक पूरी जानकारी देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और एसबीआई 21 मार्च शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी दे, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ईसी भी पूरा ब्यौरा प्रकाशित करे, इलेक्शन कमीशन के लिए भी है कि पूरा ब्यौरा जो है उसको पब्लिश किया जाए, उसे प्रकाशित किया जाए अपनी वेबसाइट पर। चुनाव आयोग की तरफ से ब्यौरा मिलने के बाद उसे पब्लिश किया जाए। तो देखिए, सुनवाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई हो चुकी है खत्म और 21 मार्च शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी एसबीआई की तरफ से दी जानी चाहिए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी के साथ चुनाव आयोग से भी ब्यौरा मिलने के बाद अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो देखिए, सुनवाई खत्म हो चुकी है 21 मार्च तक। अब ये पूरी जानकारी एसबीआई को देनी होगी, जिस बात का जिक्र सीजीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा था कि पूरी जानकारी चाहिए, चुनिंदा जानकारी नहीं बल्कि पूरा जितना भी डेटा है, जितनी भी जानकारी है वो सब सामने होनी चाहिए। खासतौर पर बॉन्ड नंबर का जिक्र किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह सुनवाई खत्म हो चुकी है तो 21 मार्च तक का अल्टीमेटम समय शाम 5 बजे तक का, जब एसबीआई को पूरी जानकारी देनी होगी और इसके बाद चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करे, पब्लिश करे। ये भी जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई के दौरान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 21 मार्च शाम को 5 बजे तक पूरी जानकारी एसबीआई की तरफ से दी जानी चाहिए। हालांकि एसबीआई बार बार कह रहा है कि हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, सब जानकारी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज की ये फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को और साथ ही साथ कहा कि 21 मार्च तक पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, सभी जानकारी शाम 5 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर यह सुनवाई खत्म हो चुकी है और अब एसबीआई से पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन को भी यह कहा गया है कि पूरी जो जानकारी है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। निपुण, आज की सुनवाई खत्म, ये तय हुआ है कि 21 मार्च तक पूरी जानकारी एसबीआई को देनी होगी, और क्या अपडेट है आपके पास, क्या हुआ आज की सुनवाई के दौरान? बिल्कुल पूरी जानकारी देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेट बैंक के तरफ से आज वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने ये बताया कि हमको जो आदेश दिया गया था हमने उसका यही अर्थ लगाया
कि बॉन्ड किसने खरीदा, कितनी तारीख को खरीदा और कितनी राशि का खरीदा और किस पार्टी ने कितनी तारीख को बॉन्ड कैश कराया, ये जानकारी देना पर्याप्त है। बॉन्ड नंबर को लेकर हमको स्पष्टता नहीं थी कि वो जानकारी देनी है। अगर वो देना है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई जानकारी को छुपाना नहीं चाहते हैं। उनके इस वक्तव्य के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको भ्रम था इस बारे में लेकर तो अब हम साफ कर देते हैं कि आपको ये जानकारी भी देनी है और कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी अब आप अपने पास न रखें। 21 मार्च शाम 5 बजे से पहले एसबीआई के चेयरमैन यहां पर हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उन्होंने पालन कर लिया है और जो जानकारी दें, यानी बॉन्ड नंबर की जो जानकारी अभी तक नहीं दी थी एसबीआई ने कि किसने किस नंबर का बॉन्ड खरीदा और किसने उस बॉन्ड नंबर के बॉन्ड को कैश कराया, वो जानकारी एसबीआई से मिले ईसीआई को यानी चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग उसे प्रकाशित कर दे। निपुण, इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्योंकि लंबे समय तक ये सुनवाई चलती रही और सभी की नजर थी इस सुनवाई पर कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। एक जो बड़ा डिसीजन, बड़ी जो बात हुई है वो एसबीआई को लेकर कही गई है, लेकिन इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया है कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो वेबसाइट पर अपलोड करे। यानी कि अब नए तरीके से क्या कोई डेटा अपलोड होने वाला है क्या वेबसाइट पर, निपुण? बिल्कुल, देखिए डेटा तो नए तरीके से ही अपलोड होगा, क्योंकि जब नई जानकारी आएगी बॉन्ड नंबर की और स्टेट बैंक जो है बॉन्ड नंबर के साथ अब ये जानकारी देगा कि किसने खरीदा था इस बॉन्ड नंबर को, उसकी कितनी राशि थी और इसी बॉन्ड नंबर को किसने कैश कराया था, तो निश्चित रूप से एक नया आंकड़ा आएगा। रही बात कि आज क्या क्या हुआ, देखिए 2-3 और मुख्य बातें हुई हैं। कुछ व्यापारिक संगठनों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आए थे और वो रोक की मांग कर रहे थे इस आदेश पर, क्योंकि गोपनीयता का कानून था। इसमें चंदा कौन दे रहा है उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, यही कानून था। उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, बल्कि गोपनीयता की जो शर्त थी, यानी जिस शर्त को मानकर, जिसके आधार पर लोगों ने चंदा दिया, अब उनके नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हमने 2019 में ही साफ कर दिया था कि हमारे अंतिम आदेश के अधीन होगा जो चंदा आप दे रहे हैं। दूसरी बात, एक और अहम बात, देखिए अभी जो जानकारी जो प्रकाशित कर रहा है चुनाव आयोग, जो स्टेट बैंक से मिल रही है, वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक की है। कुछ याचिकाओं में यह मांग की गई थी कि उससे पहले यानी 2018 से 19 के बीच में जो चंदा दिया गया है उसकी भी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए पूरी तरह से। कोर्ट ने कहा देखिए हमने 2019 में ही तय कर दिया था ये कट ऑफ तारीख कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से जो भी चंदा दे रहा है उसके साथ गोपनीयता रहेगी बरकरार, इसकी कोई शर्त नहीं हो सकती है। ऐसे में अब हम उस आदेश को नहीं बदल सकते हैं, यानी 2018 से 19 के बीच में जो चंदा दिया गया था उसको लेकर कोई बाध्यता स्टेट बैंक के ऊपर नहीं है, लेकिन 19 से 24 के बीच में जो चंदा दिया गया है उसमें जो बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दी गई थी एसबीआई की तरफ से वो जानकारी भी देनी है। कुछ और वाद विवाद की स्थिति भी बनी जहां पर कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहने लगे याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण के बारे में कि ये पब्लिसिटी के लिए याचिकाएं करते हैं और बाहर जाकर सरकार और सबकी बदनामी के लिए एक अभियान चलाते हैं। तमाम जो याचिकाकर्ता उनका मकसद कुछ और है। कोर्ट इन बातों में नहीं पड़ा और कोर्ट ने कहा हमने अपना आदेश दे दिया है, इसके बाद लोग क्या कह रहे हैं इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। जी, यानी कि निपुण कुल मिलाकर अब इंतजार 21 मार्च शाम 5 बजे का, क्योंकि एसबीआई को सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी है। लेकिन इस बीच बार बार एसबीआई की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि हम पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं, तो क्या कुछ कंफ्यूजन की स्टेट भी सामने आ रही थी क्या निपुण? क्योंकि इधर तो एसबीआई कह रहा है कि हम कुछ नहीं छुपा रहे, हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार कि आप चुनिंदा जानकारी दे रहे हैं। देखिए स्टेट बैंक ने यह सफाई दी है कि चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वो राजनीतिक पार्टियों से सारी मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, वकील इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या रिएक्शन? वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट हर्ड इट्स नोटिस टू द स्टेट बैंक आस्किंग। निपुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निपुण अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैंने रोका आपको बीच में। वकील रिएक्शंस दे रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि स्टेट बैंक ने ये सफाई दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले चुनाव आयोग को कहा था कि वो राजनीतिक पार्टियों से सारे चंदे की जानकारी ले, यानी उनको किससे किससे चंदा मिला है तो वो जानकारी पहले से कोर्ट के पास थी और उसे भी सार्वजनिक किया जाना था। ऐसे में हम इस मंतव्य को समझ नहीं पाए कि बॉन्ड नंबर दिया जाएगा तभी मिलान हो पाएगा, क्योंकि किसने किसको चंदा दिया है राजनीतिक पार्टियों को वो बताना था। तो हम ये नहीं समझ पाए कि हमको बॉन्ड नंबर भी बताना है, लेकिन अब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम बॉन्ड नंबर भी बताएंगे। कोर्ट ने इस पर यह सवाल भी किया कि अगर बॉन्ड नंबर नहीं कोई लेकर जा रहा था बैंक में तो वो कैश कैसे हो रहा था। आप तो बॉन्ड नंबर देखते होंगे ना कैश करने से पहले। एसबीआई ने कहा कि नहीं, वो केवाईसी के जरिए भी हो जा रही थी चीजें, यानी बॉन्ड नंबर की इतनी अहमियत नहीं थी एसबीआई की निगाह में, इसलिए एसबीआई ने वो आंकड़ा नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, आप इसे अहम मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब हमारा आदेश था कि सारी जानकारी बॉन्ड खरीदने से लेकर उसे कैश कराने तक की आपको देनी है तो आपको सारी जानकारी देनी थी, इसे अपने पास नहीं रखना था। और भी कोई जानकारी रह गई है, जैसे बॉन्ड पर कोई सील लगी हो और सील का भी नंबर हो, तो वो जानकारी भी आप दें और पूरी की पूरी जानकारी आप तुरंत दे दें चुनाव आयोग को, और हमें 21 मार्च को शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करके बताएं कि आपने ये जानकारी दे दी है, इसमें कोई कोताही न हो। लेकिन निपुण, इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी गर्म है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं सामने, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति तो ये है ना कि सबके सब दल इस वक्त कटघरे में है। निपुण, बिल्कुल सबके सब लोग कटघरे में हैं और यहाँ पर जो है बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सुनवाई कर ली तो यही वाद विवाद जो बाहर मीडिया में और सोशल मीडिया पे चल रहा है वही कोर्ट में भी देखने को मिला, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल कहने लगे कि इनका पर्पस कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है। कोर्ट में आकर याचिकाकर्ता की हैसियत से खड़े होते हैं लेकिन बाहर जाकर अभियान चलाते हैं कि सरकार और संवैधानिक संस्थाओं की बदनामी हो, बैंक की बदनामी हो, एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। स्टेट बैंक ने भी कहा कि हम एक पब्लिक बॉडी हैं, हमको कोई जानकारी अपने पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ये है कि आदेश को समझने में अगर हमसे कोई कमी हुई हो, लेकिन उसके चलते बदनामी की जा रही है। तमाम लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर स्वागत आप सभी का, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी जानकारी, तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल टी सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तेलंगाना की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है और सूत्र ये बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अभी बीजेपी की तीसरी लिस्ट आनी है और उससे पहले इस्तीफा, लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं क्या? ज़ाहिर तौर पे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें और ख़ासतौर पे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजनीति में तमिलिसाई सौंदरराजन जो गवर्नर हैं तमिलनाडु और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पौंडीचेरी की, पुदुचेरी की, उनकी खासी भूमिका रही है। ख़ासतौर पे बीजेपी की राजनीति की बात करें तो बीजेपी की वो गवर्नर बनने से पहले राज्य की अध्यक्ष भी रहीं। उसके बाद उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। कनिमोड़ी जो डीएमके के नेता हैं उनके खिलाफ उन्होंने तूतकोड़ी से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गई थी। 2019 के चुनाव हारने के बाद उनको गवर्नर बनाया गया था। 2019 से लेकर अब तक वो तेलंगाना और पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम कर रही थी। हमारे पास इस बात की जानकारी है कि अब उन्होंने राजनीति में दोबारा एंट्री लेने की इच्छा जाहिर की है और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भेज दिया, राष्ट्रपति को भेज दिया है और वो शाम में चेन्नई पहुंचेंगे। ज़्यादा संभावना है कि तमिलनाडु की सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चुनाव लड़ सकती हैं ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर
कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए? कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता। दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जम करके मदद कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और जब दोनों पार्टियों के स्कैम की जांच होती है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ही काम, मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली, यही करते हैं ना। दिन रात मोदी मोदी सिवाय कुछ करते हैं क्या ये लोग? इनके मुंह से कभी भारत मां की जय सुना क्या? मोदी को 100 बार बोलते हैं, मां भारत को एक बार भी याद नहीं करते। लेकिन तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है। इदी मोदी गारंटी। साथियों, परिवारवादी पार्टियां, परिवारवाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं।